गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम यदुवंशी क्लासेज के माध्यम से हम सामाजिक की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं विद्यार्थियों का ध्यान रखते हुए, क्योंकि लॉकडाउन के कारण कोविड-19 के कारण उनका पेपर से वो उनकी डेट में एक्सटेंड कर दिया गया है। इसलिए उन बातों का ध्यान रखते हुए हम सामाजिक का की क्लास लगाना चाह रहे हैं। जो स्टूडेंट्स स्कूल में नहीं जा रहे हैं उनको तैयारी में दिक्कत ना आए, इसलिए हम सामाजिक की क्लास आरंभ करने जा रहे हैं। तो इसका पहला पार्ट है जो है स्वर्णिम भारत प्रारंभ से लेकर के 1206 ईस्वी तक। तो दोस्तों बताते हैं कि 1206 से पहले का जो काल था वो भारत के लिए बहुत ही स्वर्णिम काल था। और इस स्वर्णिम काल इसलिए कहा गया है कि इसको कहा गया है स्वर्णिम काल को सोने का युग। तो सोने का जो युग है, सोने का युग का मतलब ये नहीं है कि वहां पे हर जगह सोना ही सोना उपलब्ध था। इसका मतलब ये है आम आदमी की जो दिनचर्या थी वो अच्छे से कट रही थी, यानी कि खुशहाल जीवन था। लोग एक दूसरे से द्वेष भावना नहीं करते थे। उसके बाद जो भारत में राजा आपस में लड़ाई झगड़ा तो करते थे अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए, लेकिन भारत का जो माल था वो भारत में ही रह जाता था विदेशी आक्रांताओं के कारण, यानी कि उस जगह से माल को बाहर नहीं भेजा जाता था। इसलिए इस काल को स्वर्णिम काल ही कहा जाता है। अब बताते हैं दोस्तों, भारत का इतिहास एवं संस्कृति अपने प्रारंभिक काल से ही गौरवशाली रही है। आज भी हम बताते हैं विदेशों के जो गुरु हैं, भारत को विश्व गुरु कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ की जो संस्कृति है उसको हर आदमी अपनाना चाहता है। अभी कोविड-19 में देख लीजिए आप, भारत को सभी अपना अपना सर्वोपरि मान रहे हैं कि इसमें ऐसा क्या है कि इस पे कंट्रोल कर लिया गया है। इसलिए भारत के जो लोग हैं वो आपस में सहभागिता निभाते हैं, एक दूसरे की बात मानते हैं। इसीलिए इस काल को स्वर्णिम काल कहा गया था। अब हम बात करते हैं उत्खनन। उत्खनन का मतलब होता है जैसे भूमि के नीचे दबे हुए जो माल है उसको निकालना, उसको उत्खनन कहते हैं। पुरातात्विक काल उसके लिए अलग विभाग बनाया हुआ है। तो इसीलिए जो है वो है पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर भारतीय संस्कृति का विश्वव्यापी स्वरूप दिखाई देता है। भारत की जो मिट्टी है उसको मरुधरा के नाम से जानते हैं, राजस्थान की मिट्टी को वसुंधरा के नाम से जानते हैं। तो मिट्टी में ऐसे उत्खनन भरे हुए हैं, ऐसे खनिज पदार्थ भरे हुए हैं जिनके कारण भारत की जो मिट्टी है वो सोने की मिट्टी के समान होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं समुद्र पार प्रदेशों को द्वीपांतर कहा जाता है, यानी कि समुद्र के दूसरे तरफ जो देश हैं, या उनको हम पहले प्रदेश कहते थे अब देश कहते हैं, उन्हीं देशों को या प्रदेशों उन्हीं देशों को प्रदेश कहा जाता है या देशांतर कहा जाता है। द्वीपांतर यानी कि एक द्वीप से दूसरे द्वीप में जो अंतर होता है उसको द्वीपांतर कहते हैं। अब इसमें कुछ सभ्यताएं, वैदिक काल आया। वैदिक काल के लोग क्या करते थे? वेदों की ओर चल रहे थे, वेद पढ़ते थे, रामायण पढ़ते थे, महाभारत पढ़ते थे। तो ये सारे क्या है, उसमें अनेक काल है। इसमें सबसे पहला जो काल आता है वो आता है महाजनपद काल। कौन सा आता है? महाजनपद काल। महाजनपद काल जो है उसका जो समय है वो ईसा पूर्व यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का जो काल है 600 से 325 ईस्वी के काल को क्या कहा जाता है? महाजनपद काल कहा जाता है। इसका जो समय पीरियड है वो है 600 से 325 ईस्वी पूर्व, यानी कि छठी शताब्दी से लेकर के और 325 तक के काल को महाजनपद काल कहा जाता है। महाजनपद काल में क्या थे? अलग अलग प्रदेश अपनी अलग अलग राजधानी बनाते थे, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग कार्य होते थे। उसी के अनुसार कुछ शक्तिशाली राज्य थे और कुछ अशक्तिशाली यानी कि अर्धविकसित राज्य थे। अर्धविकसित राज्यों का क्या शक्तिशाली राज्य थे वो अपने शक्ति से उन छोटी शक्ति वाले देशों का या प्रदेशों का दमन कर देते थे, और दमन के कारण आपस में आक्रोश की भावना जागृत हो गई थी। यानी कि जो शक्तिशाली होता था वो छोटे वाले पे राज करता था। अब देख लीजिए इसमें क्या बोलते हैं, महाभारत काल में क्या हुआ? जिसका राज्य होता था वो दूसरों को क्या कर देता था? परेशान करता था, और धर्म का युद्ध होता था उस समय। तो हम बात कर रहे हैं महाजनपद काल के कुछ राज्य हैं जिनमें जैसे काशी है, काशी। अब काशी की राजधानी अब ये नहीं है, अब जो राजधानी भारत की राजधानी दिल्ली है ऐसे नहीं थे, अलग अलग प्रदेश अपनी अलग अलग राजधानी स्थापित कर रखी थी। काशी की राजधानी वाराणसी थी, वाराणसी। उसके बाद है कुरु। आजकल टीवी पे भी चैनल आ रहे हैं, डीडी भारती के ऊपर दिखा रहे हैं महाभारत। तो उसमें जो है वो कुरु प्रदेश जो कौरवों का प्रदेश था उसकी राजधानी क्या थी?
उसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, और इंद्रप्रस्थ के कारण ही कौरव और पांडवों में आपस में युद्ध हुआ था। तो ये कुरु की राजधानी कुरु प्रदेश था, उसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ। उसके बाद अंग देश था, अंग देश की राजधानी थी चंपा। उसके बाद है मगध, मगध की राजधानी थी राजगृह। बताते हैं बौद्ध भिक्षु जो था गौतम बुद्ध, उसने बौद्ध संगीति का आयोजन किसके सबसे पहले कहां किया था? वो राजगृह में किया था। और राजगृह कहां की राजधानी थी? मगध की राजधानी थी। उसके बाद है मल प्रदेश, मल प्रदेश की राजधानी थी मल प्रदेश कुशावती, मल प्रदेश की राजधानी थी वो थी कुशावती। और उसके बाद है वज्जी, वज्जी प्रदेश की राजधानी थी विदेह, विदेह थी मिथिला, जहां पे सीता जी का जन्म हुआ था। कहां थी मिथिला? जहां सीता जी का जन्म हुआ था, मल प्रदेश में। उसके बाद बहुत सारी, जैसे पांचाल है जहां की को द्रौपदी थी, वो पांचाल देश था, उसकी राजधानी थी उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्रपुर थी। उसके बाद ये युग में बहुत सारे, जैसे गांधार आया, कंबोज आया। उसके बाद राजस्थान के कुछ जनपद आ गए। ये उसी काल के समय है जिस समय महाजनपद चल रहा था। राजस्थान के प्रमुख जनपद, अब राजस्थान के प्रमुख जनपद कौन कौन से हैं? देखिए, हम राजस्थान के आदमी हैं और राजस्थान की थोड़ी सी संस्कृति के बारे में हम जानकारी रखना चाहेंगे। मैं देना चाहूंगा, जितनी आएगी टूटी फूटी जो आती है वो आपको देना चाहूंगा, क्योंकि सबका भलाई में ही हमारी भलाई है। और हम बात कर रहे हैं राजस्थान के प्रमुख जनपद, क्योंकि जनपद तो हम पढ़ रहे हैं महाजनपद, लेकिन उसमें हमारे भारत का एक प्रदेश है राजस्थान, उसमें भी कुछ जनपद हुए होंगे और दूसरे प्रदेश उनमें भी जनपद हुए हैं। तो राजस्थान के जनपद की बात कर रहा हूं। वैदिक सभ्यता के विकास क्रम में राजस्थान में भी जनपदों का उदय देखने को मिला है। वैदिक सभ्यता के विकास क्रम में मिला है। यूनानी आक्रमण के कारण पंजाब की माल, सिवी, अर्जुनैन आदि जातियां जो अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थी, साहस यानी कि वीरता, शौर्य, पराक्रम के लिए जो प्रसिद्ध थी, वो राजस्थान में आकर के बस गई। अब राजस्थान में आकर के बस गई और यहीं विकास करने लगी। अब जो जहां बस जाएगा वहां पे अपनी आजीविका देखेगा, यानी कि अपना कर्तव्य दिखाएगा, अपना शौर्य दिखाएगा। इस प्रकार राजस्थान के पूर्वी भाग में जनपदीय शासन व्यवस्था का सूत्रपात हुआ, यानी कि जो आदमी वहां पे शासन कर रहे हैं उसको दूसरी जगह भेज दिया जाता है। तो उसके ये नहीं है कि उसके जो गुण थे शासन करने वाले वो वहीं रह जाए, इसलिए यहाँ भी उनके गुण आए। यहाँ भी आके उन्होंने गुणों को क्या उन्होंने प्रस्फुटित किया, अंकुरित किया और लोगों को प्रोत्साहित किया, और उसी प्रोत्साहन के कारण वो यहाँ भी जनपद के या जिन महान जनपद बन गए। तो यहाँ पे सबसे पहले जो प्रदेश था वो कौन सा था? जांगल प्रदेश। राजस्थान में जांगल प्रदेश, जांगल प्रदेश के बारे में थोड़ा सा बताता हूं। वर्तमान में ये बीकानेर और जोधपुर जिले के महाभारत काल में जांगल देश कहलाते थे, यानी कि वर्तमान में जो बीकानेर और जोधपुर है वो जांगल देश कहलाते थे। कहीं कहीं इसका नाम कुरु जांगला और माद्रे जांगला भी मिलता है, यानी कि कुंती और माद्री दो रानियां थी कुरु वंश में। तो यहाँ पे जो जांगल देश था उसी समय के ये महाजनपद हैं। तो यहाँ पे कुछ कुंती के पुत्रों ने और कुछ माद्री के पुत्रों ने यहाँ पे शासन किया। तो उस प्रदेश को क्या कहा गया है? इसको जांगल और माद्रे, यानी कि कुरु जांगल जो कौरव वंश थे और माद्री प्रदेश है उसको भी इस नाम से। इस जनपद की राजधानी अहिच्छत्रपुर थी, जिसे इस समय नागौर कहते हैं। वर्तमान में यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, नागौर का प्राचीन नाम क्या है? तो नागौर का प्राचीन नाम है अहिच्छत्रपुर की राजधानी अहिच्छत्रपुर, जिसे इस समय नागौर कहते हैं। बीकानेर के राजा इसी जांगल देश के स्वामी होने के कारण स्वयं को जांगलधर बादशाह कहते थे। बीकानेर राज्य के राज चिन्ह में भी जय जांगलधर बादशाह लिखा मिलता है। मैं अंत में भी यही कहना चाहूंगा कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अंत में एक बार फिर कहना चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में हमें जो भी हमारी कमी है उसको कमी को बताएं हमें, ताकि हम और उत्साहित होकर जो कमी बताने वाला होता है उसको कमी को दूर करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। भारत को जिताना है, कोरोना को भगाना है। थैंक यू वेरी मच।